क्या बच्चों आपको पढ़ाई में आते हैं डाउट? तो घबराइए बिल्कुल मत। इसके लिए डाउटनट ऐप है। क्वेश्चन की फोटो खींचिए, उसको कॉपी कीजिए और तुरंत उसका वीडियो सॉल्यूशन पाइए। फटाफट से फ्री में पूछो अनलिमिटेड सवाल। चाहे आप लोग जेई नीट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 6वीं से 12वीं क्लास, आईआईटी जेई नीट, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बिहार राजस्थान बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, सारे का सारा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिया जाएगा डाउटनट ऐप के द्वारा। इसी के साथ डाउटनट ऐप पर अभी 9वीं से 12वीं आईआईटी जेई नीट की लाइव क्लासेस भी चल रही है। आप स्टेट के टॉपर बन सकते हो, उनसे आप लोग सॉल्यूशन आप पा सकते हो। तो डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकता है, आपके यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9 वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको समझना है बारीकी से। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, बहुत वेरी आईएमपी है। अध्याय 1 का निकाली सब लोग ने, तो देखो इसका आंसर आएगा, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेत मार से रगड़कर साफ कर देते हैं। जब अपन मैग्नीशियम की जो रिबन होती है उसको जब अपन हवा में जलाते हैं, कायम जलाते, वायु में जलाते हैं, तो क्या करते हैं, रेत मार से रगड़ कर क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाती है। देखो जो मैग्नीशियम का टुकड़ा होता है उसको जब अपन जलाते हैं तो उस पर क्या होता है कि वो टुकड़ा हवा में रहता है, तो हवा की ऑक्सीजन आकर के उससे क्रिया कर लेती है और मोटी परत बना लेती है, जिससे वो जल नहीं पाता है। ठीक है, तो जैसे ही अपन उसको रेत मार से रगड़ते हैं मैग्नीशियम की रिबन को, तो उसके ऊपर चढ़ी हुई जो परत होती है वो क्या होती है, हट जाती है और वो आसानी से क्या हो जाता है, जलने लग जाता है ना। जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा CO2 से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर चढ़ जाती है। ऐसा करने पर मैग्नीशियम रिबन आसानी से क्या होती है, जलने लग जाती है। जैसे कि मैग्नीशियम रिबन हो गई, इसके ऊपर वायु की परत चढ़ गई ऑक्सीजन और कार्बोनेट की, उसको अपन रेत मार से रगड़ के साफ कर दिए तो परत हट गई, फिर वो आसानी से क्या हो जाता है, जलने लग जाता है। बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। रेडॉक्स अभिक्रिया, तो देखो ना, वह अभिक्रिया जिसमें एक क्रिया कारक का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का अपचयन होता है। देखो क्रिया कारक, आपने जहाँ पर समीकरण देखो, सब लोग उंगली रख करके रखे उंगली प्रश्न बैंक में, समीकरण क्या लिखा है, CuSO4 + Zn लिखा है, मिले सब लोग को। ये आपका क्रिया कारक मतलब कि अभिकारक है, जो शुरू में होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अभिकारक या क्रिया कारक। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्रिया कारक है, तो जिस अभिक्रिया में एक क्रिया कारक का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, और दूसरे क्रिया कारक का क्या होता है, अपचयन होता है। आ रहा समझ में, एक क्रिया कारक का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे क्रिया कारक का क्या होता है, अपचयन होता है। वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। वह अभिक्रिया जिसमें एक क्रिया कारक का अपचयन होता है और दूसरे क्रिया कारक का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, वहाँ कौन सी अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। फिर से क्या बोलोगे, बोलो भी। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक क्रिया कारक का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का अपचयन होता है, वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया, जैसे कि CuSO4 + Zn है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगले पद में क्या हो गया, यहाँ का जो SO4 है, शुरू वाला SO4, वो कहाँ किसके पास चला गया, Zn के पास चला गया, और क्या बना लिया, Zn SO4 बन गया, और यहाँ से Cu क्या हो गया, यहाँ से अलग हो गया Cu अलग। मिला समीकरण, देखो गाइड में मिल गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण और दूसरे का यहाँ पर क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, लिख दोगे आला। तो कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक का ऑक्सीकरण होता है दूसरे का क्या होता है, अपचयन, क्या बोलेंगे उसको अपन, रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखो, लघुत्तरी वाला, वेरी इंपॉर्टेंट, अध्याय 1 के क्वेश्चन है, क्या के क्वेश्चन है, जो अध्याय 1 के है। आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखना है आपको। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखिए। कौन सा समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखो संतुलित का मतलब होता है ऐसा समीकरण, अपन कोई भी समीकरण लिखते हैं रासायनिक समीकरण, तो बीच में तीर का निशान लिखते हैं, इस तरफ अभिकारक लिखते हैं और एक तरफ क्या लिखते हैं अपन, उत्पाद लिखते हैं। तो देखो जब किसी रासायनिक समीकरण के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर लिखी जाती है और दाईं ओर बराबर होती है। देखो यहाँ पर एक समीकरण देखो, सबसे नीचे लिखा है कोई भी समीकरण, देखिए 3H2 प्लस, यहाँ प्लस आएगा, प्लस N2,
इजिकल टू 2NH3, ठीक है। तो तीर के निशान के दाईं तरफ और तीर के निशान के बाईं तरफ दोनों और परमाणु की संख्या कैसी होनी चाहिए, बराबर। तीर के निशान की दाईं तरफ कितने हाइड्रोजन है, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है। तो तीर के निशान के उस तरफ भी कितने हाइड्रोजन है, 3 दूनी 6। तीर के निशान के इस तरफ कितने नाइट्रोजन है, कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है। तीर के निशान के उस तरफ भी कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। तो जब समीकरण में तीर के निशान बाईं और दाईं और परमाणु संख्या बराबर होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखो यहां पर क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण में कुल परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। कुल परमाणु संख्या क्या होती है, बराबर होती है। क्या लिखोगे यहां पर, देखो है ना, जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर, तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर, मतलब तीर के निशान के दाईं ओर कैसी होती है, बराबर होती है, ठीक है। जब किसी रासायनिक समीकरण में परमाणु की संख्या तीर के निशान के दाईं ओर और तीर के निशान के बाईं ओर बराबर बराबर होती है तो इस प्रकार के समीकरण को हम क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि देखो रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अपन जो पदार्थ लेते हैं उसी से मिलकर क्या बनता है, उत्पाद बनता है। तो पदार्थ ना तो नष्ट होता है और पदार्थ ना ही उत्पन्न होता है, जितने का उतना ही रहेगा। अपन एक गिलास पानी लिए और 4 चम्मच शक्कर लिए, दोनों को मिला दिए तो मिलेगा तो वजन तो उतना ही रहेगा ना। तो पदार्थ ना तो नष्ट होगा ना ही उत्पन्न होगा, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है पदार्थ, ठीक है। तो इसीलिए रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्या होता है, आवश्यक। अभिक्रिया के पहले जितने परमाणु की संख्या है और अभिक्रिया होने के बाद जितने परमाणु की संख्या है वो किसी होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। अभिक्रिया होने के पहले परमाणु की संख्या और अभिक्रिया होने के बाद परमाणु की संख्या कैसी होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की हिट एंड ट्रायल विधि क्या है, कौन सी विधि उसको विज्ञान की बुक से याद करना है। विज्ञान की बुक में सब लोग निकालो कौन सा अध्याय, अध्याय 1, अध्याय 1 का पेज नंबर 4, पेज नंबर कौन सा, 4, पेज नंबर 4, ठीक है। 6 पॉइंट यहाँ पर दिए, पेज नंबर 4 निकालो ना, निकाल ली पेज नंबर 4। विज्ञान की बुक का जो पेज नंबर 4 है आपका, वहाँ पर आपको ये वाली विधि दी है, ये आपका पेज नंबर 4 है, ठीक है। पेज नंबर 4 में विधि आपको यहाँ पर दी है, ठीक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, देखो क्या विधि यहाँ पर समझोगे बारीकी से। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि यहाँ पर कौन सी है और कैसे हम संतुलित करेंगे, देखो। तो पेज नंबर 4 पर यहाँ पर चरण 1 दिया है, ठीक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, पहला पॉइंट क्या दिया गया है, देखो ना। सबसे पहले आपको ऊपर एक रासायनिक समीकरण दिया है Fe प्लस, सब लोग निकालो पेज नंबर 4, निकाल ली बुक में। सबसे ऊपर लिखा है Fe प्लस H2O इजिकल टू Fe3O4 प्लस H2। इस समीकरण को अपन संतुलित करना है, संतुलित कैसे करो, देखो चरण 1 में क्या लिखा है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बक्सा बना लीजिए। क्या बना लीजिए, बक्सा बना लिया अपन ने, बक्सा। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना, सिर्फ डब्बा बनाना है। क्या बनाना है, डब्बा, ठीक है। बन गया डब्बा, देखो यहाँ पर Fe के चारों ओर भी डब्बा बना लिए, H2 के चारों ओर क्या बना लिए, डब्बा, Fe3O4 के चारों क्या बना लिए, डब्बा। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा इससे। और H2 के चारों यहाँ पर क्या बना लिए, डब्बा, बन गया डब्बा। और बॉक्स के अंदर तुमको कुछ छेड़खानी नहीं करना, बस बॉक्स के बाहर नंबर तुम लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हो, दूसरा पॉइंट देखो, असंतुलित समीकरण में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अपन ने सूची बना ले रहे हैं ना, देखो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, देखो Fe, यहाँ पर Fe परमाणु है, यहाँ पर लिख दिया अपन ने Fe। तीर के निशान किस तरफ वालों को हम बोलते हैं, अभिकारक। अभिकारक की तरफ कितने Fe है, अभिकारक के साइड में कितने Fe है, एक Fe है, कितने Fe है, एक। और उत्पाद के साइड में कितने Fe है, 3 Fe है, यहाँ कितने लिख दिया अपन ने, 3। यहाँ पर अभिकारक में कितने हाइड्रोजन है, 2, और उत्पाद में कितने हाइड्रोजन है, 2। इसका यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4 है 4। इसके बाद अब यहाँ पर देखो क्या करना, समझो ना। असुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, वह अभिकारक हो या उत्पाद। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए, ठीक है। अब किसको संतुलित करना है, ये जो आपका रासायनिक समीकरण है, सबसे बड़ा यौगिक कौन सा है यहाँ पर, Fe3O4 है। तो सबसे बड़े यौगिक Fe3O4 को संतुलित करना है, ठीक है।
जो सबसे बड़ा होता है और उसमें भी सबसे अधिक बार जो परमाणु आया है, कौन सा आया है? ऑक्सीजन 4 बार आया है। तो ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, किसको करेंगे हम? ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे संतुलित? देखो इस तरफ कितने ऑक्सीजन है? 4 है, और इस तरफ कितने ऑक्सीजन है? 1 ही है। कितना है? 1। तो इस तरफ भी 4 ऑक्सीजन लेकर के आना पड़ेगा। तो H2O के सामने अपन यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। ये देखो, तो हमने यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दिए? 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। अरे सबसे पहले सबसे बड़ा यौगिक चुने अपन ने। उस यौगिक में सबसे अधिक बार कौन आया है? ऑक्सीजन आया है। अब ऑक्सीजन संतुलित करो। इस तरफ 4 ऑक्सीजन है, उस तरफ भी कितने करना है? 4 करना है। तो H2O के सामने अपन ने कितना लिख दिए? 4 लिख दिए अपन ने 4। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया? संतुलित हो गया। इसके बाद इस तरफ कितने Fe है? 3 Fe है, और इस तरफ 1 ही Fe है। अब किसको संतुलित करेंगे अपन? Fe को। तो इधर 3 है तो इधर भी 3 लाना पड़ेगा। तो Fe के सामने कितने लिख दिए अपन ने? 3 लिख दिए। कितना लिख देंगे अपन? 3 लिख देंगे 3। देखो इसके बाद देखो, अब हाइड्रोजन संतुलित करेंगे अपन। अब इससे छोटा डब्बा कौन सा है? इससे छोटा डब्बा है H2O वाला, है H2O वाला। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 4 ऑक्सीजन है। 4 सामने लिखा है ना, मतलब कि H2 के लिए भी 4 है और वो ऑक्सीजन के लिए भी 4 है। तो जब ऑक्सीजन के सामने 4 है तो ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर आपके? अब हाइड्रोजन संतुलित करेंगे। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? H2O में 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी 8 होना चाहिए हाइड्रोजन। तो H2 के सामने कितने लिख दिए अपन ने? 4 लिख दिए। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ पर Fe 3 है, तो यहाँ पर भी अपन 3 लिख देंगे। तो Fe भी यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अतः इस प्रकार प्राप्त समीकरण हमारा संतुलित समीकरण प्राप्त होता है। ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो प्रश्न बैंक में जाओ। ये हो गया आपकी हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि हो गई? हिट एंड ट्रायल विधि। देखो अगला प्रश्न यहाँ पर देखो, अगला प्रश्न तुम्हारा यहाँ पर क्या है? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया के 3 उदाहरण दीजिए। किसके? जो ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है उसको कितने एग्जाम्पल देना है? 3 एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देना है। ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के 3 उदाहरण दीजिए। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया के 3 आपको क्या देना है? उदाहरण देना है। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया के 3 उदाहरण देना है। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया किसको बोलते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है, बाहर निकलती है, उसको अपन क्या बोलेंगे? ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें ऊर्जा बाहर निकलती है। जैसे कि यहाँ पर देखो, अपन ने पहला लिए यहाँ पर क्या? CH4 ले ली CH4। उसको अपन ने जो मेथेन गैस हो गई CH4 है ना, उसको अपन ने वायु में जला दिए। 2O2 लिखा है, मतलब कि हवा में क्या कर दिया अपन ने? इसको जला दिए। तो क्या बना यहाँ पर? CO2 गैस बनी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यहाँ का एक कार्बन, यहाँ के 2 ऑक्सीजन मिल गए और 2H2O गैस बनी यहाँ पर, और यहाँ पर ऊर्जा मुक्त हुई है ना। तो जहाँ पर ऊर्जा बाहर निकलती है उसको अपन क्या बोलेंगे? ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। इसके साथ साथ यहाँ पर आप नीचे एक समीकरण और देख सकते हो, C6H12O6 प्लस 6O2, ये श्वसन की अभिक्रिया है, सांस लेने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? 6CO2 बनेगा प्लस 6H2O बनेगा, और यहाँ पर ऊर्जा बनेगी ऊर्जा, इसमें भी ऊर्जा बाहर निकली। मतलब कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। एक और लिख देना, C+O2 = CO2 प्लस ऊर्जा। लिख दोगे समीकरण? नहीं बनेगा। C+O2 = CO2, और क्या कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? वो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। कर लोगे ना? सिंपल सी अभिक्रिया तीसरी लिख देना। तीसरी क्या लिख दोगे यहाँ पर? C+O2 = CO2 प्लस ऊर्जा। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? समझो बारीकी से। विकृत गंधिता किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? विकृत गंधिता किसे कहते हैं? खाद्य पदार्थों को इससे बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? विकृत गंधिता किसे कहते हैं? क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हम? विकृत गंधिता किसे कहते हैं? खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो विकृत गंधिता का मतलब होता है जब खाद्य पदार्थ, जो हमारा खाना पीने के सामान होते हैं, जब वो नमी के संपर्क में आता है और पानी के संपर्क में आता है तो वो खराब हो जाता है, और विकृत गंधी हो जाता है, मतलब कि गंदा सड़ा वास करने लग जाता है खाना, ठीक है। उसका स्वाद भी क्या होता है? बदल जाता है। उसी को अपन क्या बोलेंगे? विकृत गंधिता। लेकिन फ्रिज में रखते हैं तो खराब होता है क्या? क्योंकि उसमें हवा लग पाती है क्या? नहीं लग पाती है, ठीक है।
तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ जो होते हैं हवा यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आने से खराब होकर के विकृत गंदी हो जाते हैं, जिसके कारण इनका स्वाद और गंध क्या होती है, बदल जाती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। अब विकृत गंधिता से अपन बचाएंगे कैसे, तो विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, पहला नाइट्रोजन प्रति ऑक्सीकारक मिला लीजिए। अगर आप नाइट्रोजन मिला लोगे तो भी वो खराब होने से बच जाएंगे, ठीक है। इसलिए तो चिप्स वाले पैकेट जो होते हैं उसके अंदर क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो खराब ना हो पाए, ठीक है। आ रहा समझ में। अगला, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, जो वायुरोधी बर्तन है उसमें ऐसा बर्तन जिसमें हवा अंदर बाहर नहीं जा रही है ना, उसमें रख दो तो खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, वो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर चिप्स की थैली, चिप्स के पैकेट 5 रुपये वाले हैं ना कि नहीं, कि लंबे समय बाद अपचित होकर विकृत गंदी हो जाती है। इसीलिए मतलब कि ये मक्खन के कमरे का तापमान भी लंबे समय तक खट्टा हो जाता है, इससे खराब गंध आती है। इससे बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर समझ लो, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। जब लोहे की कील को, मतलब लोहे के खीले को आपने ली, लोहे का खीला, समीकरण मिला उसका, लोहे का खीला यहाँ पर क्या है, Fe लिखा है यहाँ पर Fe, उंगली रखो बिल्कुल, Fe यहाँ पर क्या हो गया, उंगली रख के समझो, Fe यानी लोहे की कील हो गई लोहे की कील। बाजू में क्या लिखा है, CuSO4 लिखा है, Cu यानी कॉपर, SO4 यानी सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट का विलयन हो गया। इससे ये दोनों आपस में क्रिया करें, तो जैसे ही आपस में क्रिया करेंगे तो यहाँ का जो Fe है यहाँ के Cu को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और खुद ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया। और Fe प्लस SO4 बाजू में क्या बन गया, FeSO4 बना लिया, और जहाँ का कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया, यहाँ का कॉपर क्या हो गया, अलग, ठीक है। तो जब लोहे की कील को कॉपर के सल्फेट के नीले विलयन में डुबाते हैं तो विलयन का रंग हल्का मलिन हो जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि Fe Cu से अधिक क्रियाशील होता है ना। देखो यहाँ पर 2 Cu और SO4 है और यहाँ पर Fe बस है, तो Fe अधिक क्रियाशील होता है तो Fe SO4 को लेकर चला जाता है और क्या बचता है यहाँ पर आपका Cu बचता है। क्या बचता है, Cu बचता है। और Fe SO4 का रंग कैसा होता है, हल्का सा मलिन होता है, ठीक है। इस प्रकार आपको यहाँ पर याद करना है। अध्याय खत्म।